नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बजट सेशन की, जो महज 1 घंटे बाद ठीक 11 बजे से शुरू हो जाएगा। तो साल 2025 का इस बार का आम बजट अपने आप में बेहद खास होने वाला है। आम जनमानस को इस साल के बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन उस बजट से पहले आज की कुछ बड़ी हाईलाइट्स भी रहने वाली हैं। बड़ी खबर, जहां पर आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 2 सत्रों में बजट सत्र संचालित होगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है, जो 1 फरवरी से आज 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को ठीक 11 बजे सेंट्रल हॉल में संबोधित करती नजर आएंगी। बजट के इस बार भी हंगामेदार रहने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज 31 जनवरी से शुरू हो रही है। संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण के माध्यम से संबोधित करेंगी। फिर अगले दिन यानी कल शनिवार को 1 फरवरी को आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करती नजर आएंगी। लगातार 8वां बजट वो अपने कार्यकाल का पेश करेंगी। सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। तो आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सबकी निगाहें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर भी टिकी है, जो ठीक 11 बजे संयुक्त सत्र के दौरान सामने आएगा। जबकि उससे पहले 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा में पेश करेंगी। बड़ी बात कि अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आने वाले हैं और सत्र को लेकर जो सरकार की उम्मीदें हैं और विपक्ष से जो अनुरोध है वो करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधिवत आगाज आज से हो जाएगा, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में संसद सत्र शुरू होने से पहले आने वाले हैं और मीडिया के सामने इस सत्र के फलदायक और सुचारू रूप से संचालित होने की उम्मीद जाहिर करेंगे। साथ ही साथ विपक्ष से अनुरोध भी होगा। जबकि बड़ी बात है, बीती शाम हमने देखा किस तरह से सर्वदलीय बैठक हुई। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दे हैं जो रखे गए, जिन पर वो चाहते कि इस बार के बजट सेशन में चर्चा हो जाए, और सरकार भी पूरी तरह से फ्री हैंड के साथ सहयोग की बात कह चुकी है। लेकिन बड़ी बात देखना बेहद खास होगा कि हर बार बजट सत्र से पहले ऐसी ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उम्मीदें जाहिर की जाती हैं, लेकिन हंगामेदार बजट नजर आते हैं। तो बजट सत्र 2 भागों में इस बार किया जा रहा है। पहला भाग आज 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। जबकि दूसरे भाग की बात की जाए तो दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनका ये भाषण है। दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। शाम को एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें दोनों ही सदन लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद होंगे और उसको लीड करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अब से कुछ ही देर में बजट सत्र का आगाज होगा ठीक 11 बजे। ताबिश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। ताबिश, जानकारी साझा कीजिए। अब से सबको इंतजार है, थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं मीडिया के सामने। वो हर बार बजट सेशन से पहले उपस्थित होते हैं और अनुरोध जाहिर करते हैं कि विपक्ष पूरी तरह सहयोग साबित करे, ताकि बजट सत्र सुचारू रूप से चल पाए और आम जनमानस के मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो। देखिए, बिल्कुल कुणाल, कुछ ही देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे। हर बार सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये विपक्ष से अपील करते हैं कि हंगामा न करें, मुद्दों से बात करके उसका हल निकाला जा सकता है। हालांकि कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला भी संसद परिसर में पहुंच जाएगा। पारंपरिक रूप से जिस तरह का अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, वो घोड़े की बग्घी से आएंगे और उसके बाद वो सीधी पार्लियामेंट जो हाउस है उसके अंदर चले जाएंगे और दोनों सदनों को एक साथ संयुक्त रूप से वो संबोधित करेंगे।
क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कई बातें अपनी सरकार की, अपने कार्यकाल की और सरकार के कार्यकाल की आज देशवासियों के सामने रखेंगे। आगे का एजेंडा तैयार किया जाएगा। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जो अनुमानित चीजें होती है उनको रखा जाता है। सरकार आगे किन बिंदुओं पर वर्क करने वाली है और सरकार ने अब तक किन बिंदुओं पर वर्क किया है और आने वाले क्या क्या विषय रहेंगे। उसके बाद दोनों सदनों में कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी और कल से अगर देखा जाएगा तो केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। बजट केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण देखिए देश का 8वां बजट और दूसरा पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बजट पर सभी की निगाहें रहेंगी, खासतौर से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, आर्थिक वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए और आम जनमानस के लिए। इस बजट में उनके पिटारे में क्या खुलने वाला है, इस पर देश और दुनिया की निगाहें रहने वाली है, क्योंकि देखिए भारत के बजट से आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा एक बूस्टअप होता है, शेयर बाजार में उछाल आता है। तो इसलिए जो बड़े कारोबारी हैं आज उनकी भी जो निगाहें हैं वो बजट पर रहेंगी। कल जब बजट पेश होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट का सभी वर्गों को खास तौर से ध्यान इंतजार रहता है। हालांकि देखिए ये वक्त ऐसा है जब दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहा है और आने वाले समय में 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव का 2025 के अंत तक होना है। तो ऐसे में सरकार इस बात का भी खास ध्यान रखेगी कि इस बजट का असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ साथ आने वाले 5 जो राज्यों के विधानसभा चुनाव है, जिसमें खास तौर से पश्चिम बंगाल और बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं, उन पर सरकार का फोकस रह सकता है। देखिए बिहार पर बड़ी निगाहें रहेंगी। बिहार एनडीए का एक बड़ा घटक दल है जहां से सरकार चल रही है। पिछली बार जब बजट पेश किया गया था तो उस बजट में बिहार पर खास निगाहें रही थी। तो ऐसे में इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कई बिंदुओं पर सरकार काम कर रही है। 5 से 6 बिंदु ऐसे होंगे जिन पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, डीजल पेट्रोल के दाम, किसान सम्मान निधि। वहीं विपक्ष भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। कुणाल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्षी नेता स्पष्ट कर चुके हैं, बिल्कुल साफ कर दिया है। प्रमोद तिवारी ने कल सर्वदलीय बैठक होने के बाद कहा था कि कई मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा चाहते हैं, जिसमें महाकुंभ के अंदर जो भगदड़ और अव्यवस्थाएं हुई हैं उन पर भी विपक्ष चर्चा चाहता है। तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। कुणाल, ठीक है, शुक्रिया आपका ताबिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपसे इंतजार है कुछ ही देरी का, जब पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ रहे, बात कर रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में जनसभा है। द्वारका में संबोधित करते नजर आएंगे। दोपहर 3 बजे का समय सामने आया है जब पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के द्वारका में जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी बात, यूपी के मुख्यमंत्री व फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कई दिल्ली में चुनावी रैलियां हैं। 3 चुनावी रैलियों की बात सामने आई है, जबकि बीते दिन अखिलेश यादव किराड़ी में जनसभा करते हुए नजर आए थे। आम आदमी पार्टी के पक्ष में आपके समर्थन में अखिलेश ने चुनाव प्रचार भी किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर आज कई महत्वपूर्ण एक के बाद एक रैलियां वो सामने आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारका में मोर्चे संभालते नजर आएंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ पालम समेत 3 जगहों पर चुनावी जनसभा करेंगे। इसके अलावा भी कई अन्य राजनीतिक दल अपना अपना चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव ने बीते दिन चुनाव प्रचार किया था आम आदमी पार्टी के पक्ष में, जबकि आज प्रियंका गांधी भी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसी बीच यमुना में लगातार बढ़ते जहरीले प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासत तेज होती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल आज ईसीआई को अपना जवाब सौंपेंगे। यमुना में जहर वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अरविंद केजरीवाल से बयान मांगा है, जवाब भी मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली की यमुना में अमोनिया की मात्रा हद से ज्यादा होने और उसे प्रदूषित करने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाए थे। बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद 11 महत्वपूर्ण सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे गए हैं और आज 11 बजे उन्हें जवाब देने का समय दिया गया है। तो यमुना पर सियासी तकरार लगातार जारी है, जहां पर दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। केजरीवाल को चुनाव आयोग ने
शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हीं आरोपों को लेकर सबूत मांगे हैं अरविंद केजरीवाल से, और आज 11 बजे तक का समय दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। देखना बेहद खास है कि 11 बजे तक अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपने उस आरोप पर जवाब और सबूत दे पाते हैं। जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल के तमाम आरोपों को नकारा, न सिर्फ नकारा बल्कि यमुना के जल का आचमन करते हुए भी नजर आए। अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से मामले की शिकायत की थी। यमुना पर सियासत काफी तेज है। केजरीवाल के आरोप है कि हरियाणा में यमुना में जहर मिलाने का आरोप उन्होंने लगाया है। जल बोर्ड के मुख्य अधिकारी पर पुष्टि की बात भी उन्होंने कही है। केजरीवाल ने कहा कि पत्र में पुष्टि की गई है और पानी में अमोनिया नामक जहर मिलाया जा रहा है, जो लगातार यमुना को और गंदा कर रहा है। बीजेपी को गंदी राजनीति से बाज आना चाहिए। इधर हरियाणा के सीएम को स्वच्छ पानी छोड़ना चाहिए, वो जानबूझकर चीजें छोड़ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का एक्शन है। केजरीवाल से 5 सवाल हैं। पहला कि कहां पर मिला जहर, जहर को पहचानने की विधि आपके पास क्या है, आखिर ये जहर मिला कौन से स्थान पर है वो बताइए। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे पहचाना, किन ने पुष्टि की, जिन्होंने आपको जानकारी दी, पानी को दिल्ली में आने से कैसे रोका और कौन सी तकनीक है कि ये सब चीजें बेहतर की जाए। इधर सैनी का पलटवार भी सामने आया। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने यमुना जल का आचमन किया। दिल्ली में आने वाले पानी में कोई जहर नहीं है, ये कहना है नायब सिंह सैनी का। उन्होंने कहा कि आप नेताओं के दिमाग में निश्चित रूप से जहर है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी भी लगातार पलटवार करते हुए नजर आए हैं अरविंद केजरीवाल पर। यमुना को लेकर लगातार बढ़ती राजनीति और राजनीति के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल। और इसी बीच बड़ी खबर यूपी से, जहां पर यूपी की एक सीट मिल्कीपुर पर जो विधानसभा का उपचुनाव है उसके लिए प्रचार लगातार जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बड़ी चुनावी रैली करेंगे। रोड शो के साथ अखिलेश यादव लोगों से समर्थन भी मांगेंगे। सपा ने अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। यूपी के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के तहत प्रचार जोरों पर है। कुल 10 सीटें थी जिन पर उपचुनाव होना था, लेकिन 9 पर पहले निपट गया। महाराष्ट्र और झारखंड के मतदान के साथ एक सीट बची है, जिस पर अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ उस पर मतदान होगा, और वो सीट है मिल्कीपुर, जहां पर सपा और भाजपा के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। अखिलेश यादव रोड शो आज करने जा रहे हैं और लोगों से अजीत प्रसाद को विजय प्रत्याशी बनाने के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आए। रजा अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे। रजा, मिल्कीपुर सीट कितनी महत्वपूर्ण होती नजर आ रही है? आज भी अखिलेश यादव रोड शो करते हुए नजर आएंगे। अजीत प्रसाद के लिए जमकर वोट की अपील होगी। बीजेपी पहले 9 सीटों में से 7 सीटों पर जीतकर कमल खिला चुकी है। कितने प्रेशर में है समाजवादी पार्टी कि यह सीट हाथ से न निकल जाए? रजा, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद रजा तक आवाज नहीं पहुंच पाई। फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उसके लिए रोड शो भी होगा और मिल्कीपुर से जो सपा प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, उनके पक्ष में जमकर वोट अपील की जाएगी। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर। देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है।
केरल में अवैध प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। 27 बांग्लादेशी नागरिक इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि कोच्चि में अवैध रूप से रह रहे ये बांग्लादेशी जिनकी पहचान हुई है, तो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर लगातार बड़ी नकेल इससे पहले महाराष्ट्र में भी हमने देखा और अब केरल में सामने आई, जहां पर कोच्चि के अंदर 27 बांग्लादेशी नागरिकों को धर दबोचा गया जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। तो लगातार अवैध रूप से रह रहे सभी बांग्लादेशियों पर जांच एजेंसियों का और सुरक्षा बलों का शिकंजा लगातार जारी है। और चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं महाकुंभ की, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। 5 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी का प्रयागराज का दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन तैयार है। 4 घंटे से ज्यादा का समय महाकुंभ में बताएंगे पीएम मोदी, सूत्रों का कहना है। तो महाकुंभ के मौके पर प्रधानमंत्री आगामी 5 फरवरी को प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। 5 फरवरी को पीएम मोदी आस्था की डुबकी लगाएंगे। पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा लगभग 4 से 5 घंटे का रहने वाला है। आस्था का महाकुंभ प्रयागराज हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र है। बीते दिनों पेश आए हादसे के बाद शासन प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है और हर उस लूपहोल पर काम किया गया है। इधर महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा भी लगातार सुर्खियों में है। हमारे सहयोगी ने महामंडलेश्वर से खास बातचीत की। इस दौरान किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर ने कहा कि ब्रह्मा जी ने हमें प्रकट किया था और किन्नर शिव के गण हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। महाकुंभ में 13 अखाड़े जो हैं उनका विशेष महत्व है। उन्हीं 13 अखाड़े में जूना अखाड़ा के अंतर्गत आता है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा अपना एक विशेष महत्व रखता है और आज हमारे साथ किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं किन्नर अखाड़े। महाराज जी, किन्नर अखाड़े के बारे में थोड़ा सा बताइए। जय श्री महाकाल, ओम नमः नारायण। मैं हूँ माँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े का गठन हुआ है 2015 में। पहला सिंहस्थ हमने किया था उज्जैन का और बहुत अच्छा लग रहा है कि उज्जैन के सिंहस्थ के बाद हमें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 1 साल पूरी परेशानी हुई इसलिए क्योंकि सारे संत समाज और समाज सभी हमारे पीछे पड़े थे कि आपको क्यों चाहिए किन्नर अखाड़ा, क्यों चाहिए स्नान, क्यों आप कर रहे हो, तो ये सब धर्म में आपका क्या काम है। लेकिन हम ऑलरेडी सनातनी थे और सनातनी है और सनातनी रहेंगे। किन्नर हमेशा उपदेवता में आते हैं और उपदेवता किन्नर शिव के गण हैं। ब्रह्मा जी ने हम लोगों को प्रकट किया था और आज कहीं ना कहीं ये जो चौथा कुंभ है महापर्व, जिसका हम भव्य दिव्य कल्पना करते हैं, और ये 144 साल बाद आने वाला जो कुंभ है ये हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व रखता है। इसमें बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हमारे जितने गुरु होते हैं, जितने हमारी राशि होती है, सभी एकत्रित है संगम प्रयागराज में। और आज कहीं ना कहीं उसका ये जो जन सैलाब है, ये जो भीड़ है, यही हमारा सम्मान है। क्योंकि एक ज़माना था कि हम हमेशा दरवाजे हमारे लिए बंद रहते थे गलियों के, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सभी लोग हमारे साथ हैं, हमारे चरण छूते हैं, हमारे आशीर्वाद लेते हैं। और आशीर्वाद इसलिए लेते हैं कि उनको लगता है कहीं ना कहीं हमारे घर में धन, हमारा परिवार, हमारे घर के लोग सब सुखी रहें, हमारे घर में धन की वर्षा हो, इसलिए 1 रुपये का सिक्का मांगते हैं और अपने घर लौटते हैं। ये जो इतना बड़ा महात्म है, ये जो जनसैलाब उमड़ चुका है इस महाकुंभ के पर्व पर, इसको लेकर क्या कहेंगी? इस महात्म को थोड़ा बताइए। 2025 के ये जो 2025 का जो कुंभ है ये सभी तिथियों के साथ है और आज यहाँ पे क्राउड है या फिर बाहर पब्लिक आई हुई है, ये सारी हमारे एक छोटे गांव, विलेजेस, तहसील और डिस्ट्रिक्ट की है। और आज कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक किन्नर के आशीर्वाद के लिए इतनी भीड़, चाहे बाकी अखाड़ों का मुझे नहीं पता कि भीड़ है या नहीं,
लेकिन मेरे अखाड़े में सुबह 6 बजे से रात को 3 बजे तक इतनी भीड़ आपको मिलेगी। ये सिर्फ एक आस्था से जुड़े हैं, एक आशीर्वाद से जुड़े हैं और उनको लगता है कि किन्नर के चरण भी छुए तो हम कहीं ना कहीं हमारा भाग्य कल्याण होगा, हम अच्छे रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में किन्नर अखाड़े में एक अभिनेत्री भी जुड़ी हैं जो महामंडलेश्वर बनी है, ममता कुलकर्णी, उनको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, हमारा अखाड़ा सबके लिए है और हमारे यहाँ कोई जात पात भेद लिंग भेद नहीं है, क्योंकि जब हमारे साथ लिंग भेद हमारे सरकार ने किया था या हमारे समाज ने किया था वो हम भूल चुके हैं, लेकिन हमारा किन्नर अखाड़ा जो है वो सबसे। चलिए सीधे रुख करते हैं इस वक्त संसद भवन के मुख्य द्वार की तरफ, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वो मीडिया को संबोधित करेंगे। सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने संसद भवन से। साथियों, आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है। इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा
तब विकसित होकर रहेगा 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत, आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में, 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में। आज के फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए।
आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना, वैसे ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है, उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर योजनाओं, सरकार ने जो कुछ हासिल किया है, उन सबकी एक तस्वीर सामने आएगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री जवाब देंगे। तो राष्ट्रपति का ये अभिभाषण जो संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी, बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो पूरे एक सेरेमोनियल प्रोसेस के तहत राष्ट्रपति का ये प्रस्थान होने जा रहा है राष्ट्रपति भवन से। आधिकारिक समारोहिक कार्यक्रम के बाद
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हुए बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन तक पहुंचेंगे और संसद भवन में 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रस्थान हो रहा है। संसद का बजट सत्र, जिसको लेकर पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि इस बार बजट में क्या मिलेगा। बजट सत्र विशेष रूप से विधायी कार्य इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, चूंकि वे भी सरकार के योजनाओं की एक तस्वीर, सरकार किस तरीके से लक्ष्यों को हासिल कर रही है, देश के विकास को आगे बढ़ा रही है, उसकी एक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए राष्ट्रपति का ये अभिभाषण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त संसद भवन के लिए प्रस्थान कर रही हैं, बग्गी में बैठकर राष्ट्रपति संसद भवन की ओर जाते हुए और एक पूरी सेरेमोनियल प्रोसेस के बाद राष्ट्रपति का ये प्रस्थान, जिसमें आप देख सकते हैं 6 घोड़े बग्गी के साथ जो राष्ट्रपति को संसद भवन की ओर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बग्गी में बैठकर उनके साथ जाते हुए कुछ ही पलों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंचेंगी और इस वक्त सबको इंतज़ार है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में वे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी जो जगह पाएंगी, क्योंकि अभिभाषण के आधार पर ही विपक्ष के पास भी एक अवसर होगा कि वे जब इस पर चर्चा हो तो अपने विचार सामने रखें। इस बग्गी में आप देख सकते हैं मेजर अविनाश छेत्री और मेजर सिद्धार्थ शर्मा उनके साथ बैठे हैं और घोड़ों की टापों के बीच एक खूबसूरत छवि प्रस्तुत कर रहे हैं ये दृश्य। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के आगे से गुजरता हुआ राष्ट्रपति का काफिला। घोड़ों पर बैठे हुए राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी और यहां से सीधे संसद भवन का रुख कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत जब 75 वर्ष अपने गणतंत्र के मना रहा है, तब ये सभी समारोह और समारोहिक दृश्य हम सब में गर्व की अनुभूति पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ ही देर पहले जो संबोधन हुआ, वो भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है आज देश मिशन मोड में काम करते हुए। और उससे पहले, बजट सत्र से पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला जो संसद भवन की ओर प्रस्थान कर चुका है, कुछ ही पलों में राष्ट्रपति का आगमन होगा संसद भवन में। सबको बेसब्री से इंतजार, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदनों को के सामने राष्ट्रपति प्रस्तुत करेंगी। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच आप देख सकते हैं ये खूबसूरत दृश्य, किस तरीके से घोड़ों पर बैठे राष्ट्रपति भवन के ये कर्मी जो राष्ट्रपति के काफिले को आगे बढ़ाते हुए और राष्ट्रपति बग्गी में बैठकर संसद भवन की ओर आते हुए।
ये जितने भी सेरेमोनियल प्रोसेसेस होती हैं, जितनी भी ये समारोहिक प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब का अपना महत्व होता है, क्योंकि ये रेखांकित करती हैं इस प्रक्रिया के महत्व को भी कि किस तरीके से भारत एक गणतंत्र के तौर पर आज अपने इतिहास पर गर्व कर सकता है, अपने वर्तमान के संकल्प के साथ भविष्य की ओर सिद्धि के लिए अग्रसर है आज का भारत। ये दृश्य जो हमें हमारे इतिहास का गौरव पर भी गर्व करने का एक मौका देते हैं, लेकिन साथ ही हमारे आज के वर्तमान के भी खूबसूरत दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त बग्गी में संसद भवन की ओर प्रस्थान करते हुए। राष्ट्रपति भवन के सेरेमोनियल गार्ड्स जो इस काफिले को लीड कर रहे हैं, और ये घोड़ों की पच्चाप, घोड़ों की टापों की आवाज़ जो अलग ही अनुभूति दे रही हैं इस वक्त इस दृश्य में। छब्बीस जनवरी को जब हमने अपने गणतंत्र पर गर्व की अनुभूति की, 26 जनवरी जब हमने देखा किस तरीके से हमारे गणतंत्र ने 75 वर्षों का सफल सफ़र पूरा किया, और उसके बाद आज जब बजट सत्र का आरंभ होने जा रहा है, तब ये दृश्य हमें हमारे देश के गौरव को दोबारा अपने मन में एहसास पैदा कर रहे हैं। हमारे देश का गौरव जिस पर आज सभी भारतीय गर्व कर रहे हैं, हमारे देश का इतिहास, वर्तमान और उसके बाद अब भविष्य के लिए जिसको तैयार करना आज हमारे हाथ में है। प्रधानमंत्री ने भी इसी तथ्य को रेखांकित किया कि आज की युवा शक्ति हमारे देश को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान दे सकती है। और आज जब राष्ट्रपति संसद भवन की ओर बजट सत्र से पहले प्रस्थान कर रही हैं, तो कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें वो सभी बिंदु स्थान पाएंगे, हमें सुनने को मिलेंगे वो तमाम बिंदु जिनमें भारत के ही उपलब्धियों को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से भारत अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है, किस तरीके से भारत अपने नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आज तक सरकार ने जो कुछ कहा वो हासिल किया और कैसे नए लक्ष्यों की ओर हम प्रयास कर रहे हैं। ये एक पूरी तस्वीर होगी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सामने रखी जाएगी। हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये, जब राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचते हैं और संसद को संबोधित करते हैं। धुंध में लिपटी दिल्ली की सुबह, जिसमें राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन की ओर अग्रसर। इस बात का भी प्रतीक है कि कार्यपालिका और विधायिका एक समन्वित दृष्टिकोण के साथ देश की सेवा में कार्यरत हैं। भारतीय संस्कृति में जहां अतिथि को देवता माना गया है, वहां राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश लोकतंत्र के सम्मान और उसकी शक्ति का परिचायक भी है। संसद भवन परिसर का ये दृश्य, जहां बस कुछ ही पलों में उनका कारवा पहुंचने वाला है। बग्घी पर सवार होकर इस देश की मुखिया पहुंच चुकी हैं। और इसी के साथ संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति का कारवा पहुंच चुका है। कुछ ही पलों में उनका स्वागत और 11 बजे का जो वक्त निर्धारित किया गया है, दोनों सदनों में उनका संयुक्त संबोधन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये संबोधन क्योंकि अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति हर साल बजट सत्र के पहले भी और किसी भी नए सत्र के पहले उनका ये अभिभाषण महत्वपूर्ण, क्योंकि उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस और उस पर ये जो संबोधन है आधार का काम करता है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, संसद भवन परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का ये पूरा कारवां संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है। और आप ये देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मान पूर्ण भाव विभोर होके इस देश के मुखिया, भारतीय गणराज्य की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कुछ ही पलों में जब उनका अभिभाषण होगा संयुक्त अधिवेशन में, तो देश की आशा, विश्वास और नीतियों का जो पूरा खाका है, इसका पूरा दर्पण जनता देख सकेगी। घोड़ों की सुंदर लयबद्ध तरीके से उनको लाते हुए और बग्घी में सवार माननीय राष्ट्रपति महोदया पहुंच चुकी हैं संसद भवन परिसर और उनका सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से दिया जा रहा है। संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर एक गौरवपूर्ण दृश्य है, जो न केवल सांसदों बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए गर्व का क्षण है। ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था, और ये देखिए राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कागजों पर नहीं बल्कि जीवंत और गतिशील है। जब संसद में राष्ट्रपति का स्वागत किया जाता है, तब वो क्षण देश के गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों को सलाम करता है। राष्ट्रपति का ये आगमन सत्ता के प्रतीक सेंगोल के साथ उनका स्वागत और उनको लेकर जाते हुए संसद संयुक्त अधिवेशन के लिए, जहां पर वो संबोधित करेंगी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ, बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण। राष्ट्रपति का आगमन इस देश को ये याद दिलाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो केवल संवैधानिक कागजों पर नहीं बल्कि जीवंत और गतिशील है।
जब संसद में राष्ट्रपति का स्वागत होता है तो वो क्षण देश के गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों को सलाम करने जैसा होता है। भारतीय संस्कृति में राष्ट्रपति का संसद में प्रवेश अतिथि सत्कार की भावना से भी जुड़ा है। गॉर्ड ऑफ ऑनर और सम्मान समारोह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने संवैधानिक प्रमुख का सम्मान किस गहराई और किस आत्मसम्मान के साथ करते हैं। ये पारंपरिक सम्मान केवल राष्ट्रपति के लिए